गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साझेदारी फॉर्म में नए साझेदार के प्रवेश के बारे में एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देना। प्रश्न में दिया है एक्स और वाई दो साझेदार है। ये एक फॉर्म में साझेदार है जिनका लाभानी अनुपात 3:1 है। 31 दिसंबर 2017 को उनका चिट्ठा यहाँ पे दिया हुआ है। चिट्ठे में बताया गया है दायित्व पक्ष में लेनदार है 18,000 का और एक्स और वाई की पूंजी है। एक्स की पूंजी 17,000, वाई की पूंजी 5,500। संपत्ति पक्ष में रोकड़, प्राप्य विपत्र, देनदार, स्कंध, फर्नीचर और भवन, इस प्रकार की टोटल 6 संपत्तियां दी हुई है और इस चिट्ठे का योग उनका दिया हुआ था 40,500 रुपया। अभी इन्होंने नीचे समायोजन दी है। समायोजन में बताया गया है कि 1 जनवरी 2018 को वह झेड़ नाम के साझेदार को निम्न शर्तों पर प्रवेश देते हैं। पहली शर्त फिक्स हो चुकी है। फर्म में 1/5 भाग के लिए 5,500 रुपया पूंजी के लाएगा, अर्थात झेड़ 1/5 भाग के लिए 5,500 रुपया पूंजी के लाएगा। ये पहली शर्त है। सेकंड शर्त है ख्याति हेतु 2,000 रुपया नगद लाएगा। तीसरे नंबर में बताया गया है स्कंध एवं फर्नीचर का मूल्य 10% कम करना है और देनदारों पर 5% संचिति का सृजन करना है, अर्थात संपत्तियों में कमी की ये सूचना है तीसरे नंबर की। और चौथे नंबर में बताया गया है भवन का मूल्य 20% से बढ़ाना है। तो ये 4 सूचनाएं दी है। इन सूचना और ऊपर के चिट्ठे के आधार पर आपको आवश्यक खाते बनाना है और झेड़ के प्रवेश के बाद का चिट्ठा भी आपको तैयार करना है। सिर्फ आवश्यक खाते बनाने के लिए बोला जाता है, मतलब कि पुनर्मूल्यांकन खाता एवं पूंजी खाता आपको तैयार करना पड़ता है। और इतना ही अगर पूछेंगे तो टोटल 6 नंबर के लिए ये प्रश्न रहता है और चिट्ठा अगर बोलेंगे तो 8 नंबर के लिए इसी प्रकार का प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं, खाते बनाते हैं। पहला खाता रहेगा पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाते के 4 कॉलम्स तैयार कर लो और डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम, विवरण राशि। अभी डेबिट पक्ष में क्या लिखेंगे उस पर ध्यान देना। तो जो भी समायोजन यहाँ पे दी गई थी, तो तीसरी समायोजन एवं चौथी समायोजन पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि यही 2 समायोजन पुनर्मूल्यांकन से संबंधित है। तीसरी समायोजन में बताया गया है कि स्कंध एवं फर्नीचर का मूल्य 10% कम करना है, मतलब कि स्कंध का भी मूल्य कम हो जाएगा, फर्नीचर का भी मूल्य कम हो जाएगा। 2 संपत्तियों का मूल्य एक ही सेंटेंस में यहाँ पे कम होने की सूचना दी है। संपत्तियों का मूल्य कम होता है तो पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में उसको लिखा जाता है, क्योंकि प्रविष्टि होती है पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट संपत्ति के खाते से। ठीक है, तो स्कंध और फर्नीचर दोनों का खाते से करके पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में लिखना पड़ेगा। जितनी भी कमी होगी उतने ही रुपए से वहां पे दर्शाना है। और साथ में देनदारों पर संचिति का सृजन करने के लिए बोला गया है। देनदारों पर संचिति का सृजन करना मतलब कि डूबत ऋण संचिति है ये, या तो अशुद्ध ऋण संचिति है, उसी को ही संदिग्ध ऋण संचिति करके भी बोला जाता है। तो ये भी देनदारों पर संदिग्ध ऋण संचिति का प्रावधान करने से देनदार का मूल्य कम होता है। देनदार भी अपनी संपत्ति है। और ये भी तीसरी सूचना जो है तीसरे नंबर की सूचना में, तो स्कंध, फर्नीचर, देनदार, इन तीनों संपत्तियों का मूल्य कम होने की सूचना एक ही सेंटेंस में दी गई है। और इसी कारण से इन तीनों के लिए एक ही प्रविष्टि आप करते हो, मिश्रित प्रविष्टि। पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, स्कंध खाते से, फर्नीचर खाते से, देनदार खाते से, ऐसे प्रविष्टि करोगे और रकम का क्या क्या प्रभाव होगा उस पर ध्यान दोगे। स्कंध का मूल्य 10% कम करना है। चिट्ठे में स्कंध का मूल्य दे दिया गया था 1,000 रुपया। 1,000 रुपये का स्कंध वहां पे दिख रहा है। 1,000 का 10% अगर निकालते हैं तो कितना होता है 100 रुपया। तो पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में स्कंध खाते से करके 100 रुपया लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद फर्नीचर का मूल्य भी 10% कम करना है। फर्नीचर का मूल्य दे दिया गया है 10,000 रुपया। अभी 10,000 का 10% निकालते हैं तो फर्नीचर का मूल्य कितना हो जाता है 1,000। फर्नीचर के मूल्य में परिवर्तन जो है वह 1,000 रुपये का पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में, फर्नीचर खाते से 1,000 रुपया। फिर उसके बाद देनदारों पर 5% संचिति का सृजन करना है, अर्थात संदिग्ध ऋण संचिति निर्माण करना है। देनदार का मूल्य है 8,000। 8,000 का 5% निकालते हो तो हो जाता है 400, अर्थात देनदार का भविष्य में मूल्य जो कम होने वाला है वो 400 रुपया रहेगा, जिसे आप देनदार से करके पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में लिखोगे। संदिग्ध ऋण संचिति खाते से करके भी लिख सकते हो। तो ये रहेगा 400 रुपया। फिर उसके बाद चौथे नंबर की सूचना दी गई थी भवन का मूल्य 20% बढ़ाना है। किसी भी संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो उसके लिए आपको प्रविष्टि करनी ही पड़ती है संपत्ति का खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाते से, और इसका प्रभाव
पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में पड़ेगा। भवन खाते को करके आप पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में लिखोगे। भवन खाते को अमाउंट है, भवन का मूल्य 12,500 रुपये दिख रहा था चिट्ठे में। अभी 12,500 का 20% निकालोगे, क्योंकि 20% से भवन का मूल्य बढ़ने वाला है भविष्य में, और इसी कारण से पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में 12,500 का 20% हो चुका है 2,500 रुपया। तो बस ये तीसरी एवं चौथी ही सूचना जो थी वो पुनर्मूल्यांकन से संबंधित थी, उसी को आपको यहाँ पे लिखे हो। 3 सूचना डेबिट में आ गई, 1 सूचना क्रेडिट में आ गई। इसी के आधार पे आपको पुनर्मूल्यांकन पे लाभ होता है कि हानि होती है उसका ध्यान देखना पड़ेगा। तो क्रेडिट की टोटल है 2,500, डेबिट की टोटल रहेगी 1,500। स्कंध, फर्नीचर एवं देनदार की अमाउंट योग करते हैं तो 1,500 हो जाता है। और क्रेडिट में भवन का मूल्य जो बढ़ने वाला है उसकी एंट्री हो चुकी है 2,500 की। 2,500 में से 1,500 घटाते हैं तो 1,000 रुपये का अंतर बचता है। यही 1,000 रुपया पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ है, जिसे आप साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करोगे। और इनका अनुपात दे दिया गया है। पुराने साझेदारों का अनुपात 3:1 है। 1,000 का विभाजन करोगे, 3:1 का ही मतलब है 3/4 एवं 1/4। एक्स के हिस्से में आएगा 750 और वाई के हिस्से में आएगा 250 रुपया। और इस प्रकार से ये पुनर्मूल्यांकन खाता यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से पुनर्मूल्यांकन खाता पूर्ण हो गया। फिर उसके बाद अगला जो खाता हमें बनाना है वो है साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता बनाने के लिए आपको टोटल डेबिट के 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, क्रेडिट के 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। विवरण XYZ, विवरण XYZ। तीसरा साझेदार Z है, उसका भी कॉलम आपको दोनों पक्षों में बढ़ाना है। अभी पूंजी खाता तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें दायित्व पक्ष जो भी चिट्ठे में, पुराने चिट्ठे में Z के प्रवेश के पहले का जो चिट्ठा दिया है प्रश्न में, उसमें आपको X और Y की दोनों की पूंजी दी है दायित्व पक्ष में, उसको आपको पूंजी खाते में क्रेडिट में लिखना पड़ता है शेष लाभ के रूप में। तो X की पूंजी 17,000 थी, Y की पूंजी 5,500 रुपया थी, वह शेष लाभ के रूप में आपने X और Y के कॉलम में लिख लिए। फिर जो कंडीशन दी समायोजन में, पहले नंबर की शर्त जो है कि एक फर्म में 1/5 भाग के लिए कौन आएगा? Z आएगा, जो 5,500 रुपया पूंजी के लाएगा। तो 1/5 भाग के लिए उसका प्रवेश हो रहा है Z का। अभी वह 5,500 रुपया पूंजी के लाता है तो उसके लिए प्रविष्टि होती है रोकड़ खाता डेबिट Z के पूंजी खाते से, और उसी का ही प्रभाव यहाँ पे साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट में दिखेगा। रोकड़ खाते को, सेकंड नंबर का सेंटेंस, रोकड़ खाते को Z के कॉलम में आपको लिखना है 5,500 रुपया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर की कंडीशन थी, समायोजन में बोला गया था ख्याति हेतु 2,000 रुपया वह नगद लाएगा, अर्थात Z ख्याति के लिए भी नगद ला रहा है। तो जब भी कोई नया साझेदार ख्याति के लिए रकम नगद लाता है तो उसकी एंट्री अब हम शुरुआत में तो कर लेते हैं, रोकड़ खाता डेबिट और प्रीमियम खाते से करके लिख लेते हैं, परंतु उसी जो प्रीमियम को हमें विभाजित करना पड़ता है पुराने साझेदारों के त्याग के अनुपात में। प्रश्न में अगर त्याग की कोई सूचना नहीं है तो वही पुराना अनुपात जो दिखेगा वहां पे, उसी पुराने अनुपात को ही त्याग का अनुपात मान लिया जाता है। और इसीलिए ये जो ख्याति का विभाजन आपको साझेदारों के क्रेडिट में करना पड़ता है, प्रविष्टि होती है प्रीमियम खाता डेबिट साझेदारों के पूंजी खाते से। अभी उसी का ही प्रभाव साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट में पड़ेगा। ख्याति को प्रीमियम करके बोला जाता है, प्रीमियम खाते को करके लिखेंगे। और जो 2,000 रुपये का जो अमाउंट था, ख्याति हेतु 2,000 रुपये नगद लाने वाला है Z, तो 2,000 रुपये को आपको पुराने अनुपात में ही विभाजित करना है, क्योंकि त्याग का अनुपात प्रश्न में नहीं दिया है। त्याग का अनुपात नहीं दिया जाता है तो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात हो जाता है। और इसीलिए 2,000 का विभाजन 3:1 में करने से X के हिस्से में 1,500, Y के हिस्से में 500 रुपया आएगा। तो इस प्रकार से ये ख्याति का विभाजन हो गया। और फिर आपने पुनर्मूल्यांकन खाता तो बना ही लिया था। पुनर्मूल्यांकन खाते में भी लाभ था क्योंकि क्रेडिट पक्ष बढ़ा था, और उस लाभ का प्रभाव आपको साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट में दिखेगा। पुनर्मूल्यांकन खाते को करके लिखोगे। 750 X के हिस्से में आ चुका था, Y के हिस्से में 250 आ गया था। बस इतनी ही प्रविष्टियां थी और कोई सूचना नहीं है। इसी कारण से सभी जो प्रविष्टियां थी यहाँ पे वह सभी क्रेडिट में आ चुकी है, डेबिट में कुछ भी नहीं है। तो क्रेडिट का जो योग रहेगा वही शेष लेगा रहेगा। तो X के कॉलम का योग है 19,250, Y के कॉलम का योग है 6,250 और Z के कॉलम का योग है 5,500। यही डेबिट में दिखाओगे शेष लेगा के रूप में, और टोटल क्लोज होने के बाद फिर से उसको अपोजिट पक्ष में मतलब कि क्रेडिट में लिखोगे। शेष लागा 19,250 X है,
वाई के लिए 6,250 है और जेड के लिए है 5,500 रुपया। यही रहेगा उनके पूंजीयों का शेष। तो इस प्रकार से आवश्यक खाते मतलब कि सिर्फ यही 2 ही खाते बन चुके हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता एवं साधारण का पूंजी खाता। अभी चिट्ठा भी बनाने के लिए अगर बोला जाता है तो चिट्ठा भी आपको बनाना है। तो चिट्ठा किस प्रकार से बनेगा, झेड़ के प्रवेश के बाद उस पर भी ध्यान दोगे। तो चिट्ठा बनाने के लिए आपको पुराना चिट्ठा जो है झेड़ के प्रवेश के पहले वाला, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है और उसी में ही जो जो परिवर्तन हुआ है उसको पूरा ध्यान देते हुए आपको नया चिट्ठा बनाना पड़ता है। तो चिट्ठे के लिए कॉलम्स तैयार कर लो। चिट्ठा झेड़ के प्रवेश के बाद वाला या तो 1 जनवरी 2018 का, क्योंकि 31 दिसंबर 2017 का पुराना चिट्ठा था, झेड़ का प्रवेश हो चुका था 1 जनवरी को और इसलिए नया चिट्ठा जो रहेगा 1 जनवरी 2018 का रहेगा। चिट्ठे के कॉलम्स तैयार करोगे, दायित्व राशि, संपत्तियां राशि करके कॉलम्स तैयार करोगे। और दायित्व पक्ष में अभी लेनदार, पहले ही लेनदार दे दिया गया था, लेनदार में कोई परिवर्तन नहीं था, इसलिए 18,000 रुपये का लेनदार जैसे था अपने पुराने चिट्ठे में वैसे ही लेनदार आप नए चिट्ठे में लिख लोगे 18,000। उसके बाद पूंजी, पूंजी खाता आपने अलग से बना लिया था, पूंजी उनका जो शेष आपने दिखा दिया है वही शेष आपको यहाँ पे दायित्व पक्ष में लिखना है। 19,250, 6,250 और 5,500 पूंजी खाता करके आप एक्स, वाई और जेड इनको एक के नीचे एक लिखोगे और फिर टोटल करके इनकी पूंजी दिखा दोगे। तीनों के पूंजियों का योग हो चुका है 31,000 रुपया। दायित्व में बस यही 2 ही मदें थी, पुराने चिट्ठे में भी नए चिट्ठे में भी यही 2 ही मदें दिखेगी। अभी संपत्ति पक्ष में सबसे पहले रोकड़ वहां पे दिख रही थी, तो यहाँ पे भी हम रोकड़ ही पहले लिखेंगे। अभी ये जो रोकड़ होती है, नए साझेदार का जो प्रवेश करते हैं तो रोकड़ बदल जाती है। रोकड़ या तो बैंक में जो भी सूचना यहाँ पे दी रहती है चिट्ठे में, तो उसमें से दोनों में से एक को हमें बदल देना पड़ता है। तो रोकड़ 7,500 रुपया दिख रही थी तो उसे वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद नया साझेदार जो पूंजी के लिए रोकड़ लाया है, नगद लाया है 5,500, उससे आपकी रोकड़ बढ़ जाएगी। साथ में ख्याति मतलब कि प्रीमियम के लिए भी उसने नगद लाया है तो ख्याति की अमाउंट भी आपको रोकड़ में ही जोड़ देना है। अलग से भी लिख सकते हो पर ख्याति रोकड़ में ही जोड़ने से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये 7,500, 5,500 एवं 2,000 इतनी रुपए की अभी रोकड़ हो चुकी है आपके पास, अर्थात टोटल रोकड़ हो चुकी है 15,000 रुपया। फिर उसके बाद आगे की सूचना जो दिख रही थी वो प्राप्य विपत्र था। प्राप्य विपत्र में कोई परिवर्तन नहीं था, 1,500 रुपये का प्राप्य विपत्र जैसे था वैसे ही लिखा जाएगा। फिर आगे है देनदार। देनदार 8,000 रुपये का दिख रहा था। देनदार पर संदिग्ध ऋण संचिति थी 5%, तो देनदार को 8,000 रुपये को हमें अंदर ही लिखना है और 5% संदिग्ध ऋण संचिति को घटा देना है। तो 8,000 में से 5% निकाल के 400 रुपये घटा दोगे तो हो जाएगा 7,600 रुपया। फिर उसके बाद स्कंध के बारे में अमाउंट दिया है 1,000 रुपया, तो स्कंध की अमाउंट भी आपको अंदर लिखनी है 1,000 और उसमें से कमी बोला गया था 10% की कमी होगी स्कंध नाम की संपत्ति में, इसलिए 1,000 का 10% 100 रुपया घटा कर लिखोगे। स्कंध का नया मूल्य 900 रुपया। और फिर है फर्नीचर। फर्नीचर का पुराना मूल्य 10,000 रुपया दिख रहा था, फर्नीचर में भी 10% कमी थी, इसलिए 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000, अर्थात नया मूल्य हो चुका है फर्नीचर का 9,000 रुपया। उसके बाद आखिरी में भवन दिया हुआ था, भवन का मूल्य था 12,500। भवन में 20% बढ़ाना है करके बोला गया था, तो इसलिए भवन 12,500 और प्लस करोगे 20% वृद्धि, अर्थात 12,500 का 20% हो चुका है 2,500, मतलब कि भवन का नया मूल्य हो चुका है 15,000 रुपया। तो इस प्रकार से संपत्तियों में रोकड़ है, प्राप्य विपत्र, देनदार, स्कंध, फर्नीचर एवं भवन, इतनी संपत्तियां हैं और दायित्व में सिर्फ लेनदार एवं पूंजी है। तो इन सभी का योग अगर करते हो तो आता है 49,000 रुपये योग आएगा। समझ में आ गया होगा प्रश्न आपको।